हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बजट 2025 में कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स की एफडी पर बैंक जो टीडीएस डिडक्ट करती है उसकी लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी बैंक से 1 लाख रुपए से कम का है तो बैंक उस पर कोई भी टैक्स नहीं काटेगी। पहले क्या होता था कि जैसे ही हमारा इंटरेस्ट 50,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो बैंक उस पर 10% का टीडीएस काट लेते थे। ये जो टीडीएस डिडक्ट होता है इसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आईटीआर समय से फाइल करें। अब इसके लिए या तो आपको आईटीआर फाइलिंग आनी चाहिए या फिर आपको किसी को हायर करना पड़ेगा, उसे कुछ फीस देनी पड़ेगी, तब वो आपका आईटीआर फाइल करेगा और आप अपना रिफंड ले पाएंगे। इसीलिए इस 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है कि 1 लाख रुपए तक बैंक आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये जानकारी अभी अधूरी है। ये पूरा प्रोविजन क्या है आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस प्रोविजन के आ जाने से कितना हमें बेनिफिट हो जाएगा, कितना सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट हो जाएगा और कितना कैश इन हैंड उनके पास अब होगा जो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने प्रोविजन तो समझ ही लिया है कि 50,000 की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। 1 लाख रुपए से ज्यादा आपका इंटरेस्ट होगा तभी बैंक उस पर 10% का टीडीएस काटेंगे। और ये जो प्रोविजन है ये पर बैंक के हिसाब से होता है। मतलब कि अगर आपकी एसबीआई में 10 लाख की एफडी है तो जैसे ही बैंक में 1 लाख रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट होगा तो एसबीआई उस पर टैक्स डिडक्ट कर लेगा। और अगर आपकी 10 लाख की एफडी किसी दूसरे बैंक में भी है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में है, तो जैसे ही उस एफडी पर इंटरेस्ट 1 लाख के ऊपर होगा तो बैंक उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। तो ये पर बैंक के हिसाब से होता है। आप यहाँ पर अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। आप अलग अलग बैंकों में अपना फंड्स एफडी के रूप में रख सकते हैं जिससे कि टीडीएस डिडक्ट ना हो पाए। बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या खास आया है, एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो सीनियर सिटीजन्स कौन होते हैं फॉर द इनकम टैक्स पर्पस। जो लोग भी 60 ईयर्स एंड अबव हैं वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद एक और इसमें कैटेगरी होती है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की। जो लोग भी 75 ईयर्स एंड अबव हैं वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स। जो लोग भी 80 ईयर्स एंड अबव हैं उन्हें सुपर सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है। यहाँ पर 3 कैटेगरीज में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि सभी कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स में कुछ खास रूल्स या प्रोविजंस बनाए गए हैं। इसके बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बार टैक्स स्लैब रेट क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका कि असेसमेंट ईयर होगा 26-27, ये हम अगले साल की बात कर रहे हैं। इस बजट में जो भी आया है वो अगले साल एप्लीकेबल होगा और उसकी रिटर्न हम अगले साल फाइल करेंगे। तो इस बार जो हमारे स्लैब रेट्स हो गए वो इस तरह से हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए सेम रेट्स हैं। तो 4 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। ये हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अभी तक ये सिर्फ 3 लाख रुपए है न्यू टैक्स रिजीम में। 4 लाख रुपए से 8 लाख के बीच में आपकी इनकम है तो 5% का टैक्स है। अगर 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो 10% का टैक्स है। 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% का टैक्स है। 16 लाख से 20 लाख के बीच में 20% का टैक्स है। 20 लाख से 24 लाख पर 25% का टैक्स है और 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। अब बजट में ऐसा बोला गया है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर इन स्लैब रेट्स का क्या मतलब है। तो ये स्लैब रेट्स इसलिए दिए गए हैं कि 12 लाख से अगर ज्यादा आपकी इनकम हो जाती है तो आपको स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स देना होगा। लेकिन 12 लाख से कम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना है। सरकार आपको रिबेट दे देती है। रिबेट मतलब थोड़ा डिस्काउंट दे देती है। तो 12 लाख तक आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 12 लाख के ऊपर इनकम है स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो 12 लाख की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एज इट इज अवेलेबल है। आपकी पेंशन इनकम है तो आप उसमें से 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी ग्रॉस इनकम 12,75,000 रुपए तक है तो हमें कोई भी टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में नहीं देना होगा। 12,75,000 से अगर थोड़ी सी इनकम और ज्यादा हो रही है तो उस पर भी टैक्स में थोड़ी सी राहत मिल जाती है।
यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है। मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपकी ग्रॉस इनकम 13,45,000 तक भी हो जाती है, तब भी टैक्स में आपको रिबेट मिलता है। इसके बाद है फैमिली पेंशन से स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी भी एज इट इज रखा गया है। कितना मिलेगा? अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो आप 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन अमाउंट, जो भी इसमें से कम होगा उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपको रेंटल इनकम आती है, आपने अपना मकान किराए पे उठाया हुआ है, तो उसमें से आप 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम डिडक्शंस की बात करें तो चैप्टर 6A में हमें कोई भी डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक डिडक्शन आप ले सकते हैं, सेक्शन 80 CCH2। ये सेक्शन कहता है अगर आप अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उस कंट्रीब्यूशन के अमाउंट का आप डिडक्शन ले सकते हैं। चैप्टर 6A में कौन से डिडक्शंस कवर होते हैं? सेक्शन 80C, जिसमें हम PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब का डिडक्शन लेते हैं, या ELSS म्यूचुअल फंड्स का डिडक्शन लेते हैं। इसके अलावा सेक्शन 80D है, जिसमें हम मेडिकल बेनिफिट्स का डिडक्शन लेते हैं। किसी क्रिटिकल बीमारी के लिए डिडक्शन लेते हैं, सेक्शन 80DD है, 80DDB है। किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया है तो सेक्शन 80G है, रेंट के लिए 80GG है। तो ये सारे सेक्शंस चैप्टर 6A में कवर होते हैं। इन सब का डिडक्शन हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में तो मिल जाता है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में इनका हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 80TTB, जिसमें कि FD के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। वो डिडक्शन भी हमें न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। तो कोई भी चैप्टर 6A के डिडक्शंस हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इसके बाद आता है होम लोन का इंटरेस्ट पेमेंट। होम लोन की आपकी EMI जा रही है, उस पर इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन दोनों होते हैं। तो इन दोनों का डिडक्शन हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रिंसिपल पोर्शन का डिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन के लिए एक कंडीशन है। इंटरेस्ट पोर्शन का डिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका घर रेंट पर उठा हुआ होना चाहिए। जो भी आपकी रेंटल वैल्यू है उसमें से ये इंटरेस्ट पोर्शन डिडक्ट हो जाएगा और आपका टैक्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, आप खुद उसमें रहते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पोर्शन का कोई भी डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगा। इसके बाद है कि क्या पेंशनर्स ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप आज ओल्ड टैक्स रिजीम ले रहे हैं तो आप कल न्यू टैक्स रिजीम में ले सकते हैं, और इसके बाद आप अगले साल फिर से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। तो पेंशनर्स स्विच कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन्स भी स्विच कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कोई भी बिजनेस इनकम ना हो। पेंशन या सैलरी के साथ साथ आपकी अगर बिजनेस इनकम भी है तो आपके लिए ITR 4 या ITR 3 एप्लीकेबल हो जाते हैं, और उस केस में आप स्विच ओवर हर साल नहीं कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की भी कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग अपना पूरा टैक्स जमा करवा सकते हैं। वहीं एक नॉर्मल पर्सन अगर एडवांस टैक्स नहीं भरता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जाता है, और सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद प्रोविजन पर आते हैं। तो सीनियर सिटीजन्स का कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा अगर उनकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए से कम की है। और वहीं अगर हम अदर पर्सन्स के लिए देखें तो ये लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल पर्सन्स हैं, बिलो 60 ईयर्स हैं, 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए अभी तक लिमिट थी कि 40,000 से ऊपर उनका इंटरेस्ट पोर्शन होता था तो उनका 10% का TDS डिडक्ट कर लिया जाता था। तो इसी लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और यहाँ पे लगाई गई है कि ये जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल होंगे जबकि आपका जो पेयर है, जहां आप FD करवा रहे हैं, वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इन 3 जगहों के अलावा अगर आपने और कहीं FD करवाई हुई है या और कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये जो 1 लाख रुपए की लिमिट की गई है ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी जब आप बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई भी इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। अब इस प्रोविजन के आ जाने से कितना फर्क पड़ेगा हमारी कैश इन हैंड पर, या कितना पैसा हमारे पास अब ज़्यादा होगा जो हम अदर इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेटर ओपन करते हैं।
हम गूगल पर जाएँगे, गूगल पर हमें बहुत सारे एफडी कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हम एक एसबीआई का एफडी कैलकुलेटर ले लेते हैं। एसबीआई एफडी कैलकुलेटर यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। हम सबसे पहला वाला ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स को हमेशा नॉर्मल पर्सन से 0.5% ज़्यादा दिया जाता है। मान लेते हैं कि हमें जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7.5% का है। हमने एफडी करवाई हुई है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी कि हमें 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी टोटल वैल्यू पूरे साल में कितनी हो जाएगी। हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है 77,000 का, मतलब 1 लाख रुपए से कम का है। तो इस पर बैंक कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा, क्योंकि प्रोविजंस आ गए हैं कि 1 लाख रुपए से कम का इंटरेस्ट हुआ तो बैंक कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर पुराने प्रोविजंस के हिसाब से देखें तो क्योंकि ये अमाउंट 50,000 रुपए से ज़्यादा का है और अभी तक हमारा क्या प्रोविजन है कि 50,000 रुपए से ज़्यादा का होता है इंटरेस्ट, तो बैंक 10% का टीडीएस काट लेता है। तो अगर हम पुराने प्रोविजंस के हिसाब से चलते तो यहाँ पर 10% का टीडीएस कट जाता, यानी कि 7700 का टीडीएस कट जाता। अब इस 7700 के टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता और 1000-1500 आपको उसकी फीस भी देनी पड़ती। अब मान लेते हैं कि आपके पास एफडी है 15 लाख। 15 लाख को हमने इन्वेस्ट किया हुआ है 1 साल के लिए और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.5% का। तो इस पर जो हमारे रिटर्न्स यानी कि इंटरेस्ट बना वो बना 1,15,000 का। तो क्योंकि ये अमाउंट हमारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है तो बैंक इस पर 10% का टीडीएस काट लेगा। कितना टीडीएस काटेगा? तो पूरे अमाउंट पर टीडीएस काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना पोर्शन आपका 1 लाख रुपए के ऊपर है सिर्फ उतने पर टीडीएस कटेगा। तो पूरे अमाउंट पर टीडीएस कटता है। 1,15,000 का 10% बैंक काट लेगा। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करें तो हम इस टैक्स को बचा सकते हैं। अब हमने 10 लाख की एफडी एसबीआई में करवा दी और हमने 5 लाख की एफडी किसी दूसरे बैंक में करवा दी, से एचडीएफसी बैंक में करवा दी। यहाँ पर हम 5 लाख ले लेते हैं। हमने 5 लाख की एफडी एचडीएफसी बैंक में करवा दी, वहाँ पर भी हमने 1 साल की एफडी करवाई है और यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट रेट 5 लाख रुपए पे बनेगा 38,000 रुपए का। अब क्योंकि ये 1 लाख रुपए से कम है तो बैंक इस पर कोई भी टीडीएस नहीं काटेगा। इस तरह से हमारा कोई भी टीडीएस नहीं कटा, ना ही एसबीआई ने कोई काटा और ना ही एचडीएफसी ने कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया। हमारा पूरा पैसा हमारे पास है और हमें इसका रिफंड लेने के लिए कोई आईटीआर भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारा पैसा ब्लॉक होने से बच गया। जो भी पैसा हमारे पास बच रहा है टीडीएस का, वो हम किसी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते समय ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बैंक में हमारा जो भी पैसा जमा होता है उस पर बैंक्स हमें सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी देते हैं। अगर बैंक में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, बैंक दिवालिया हो गया या फिर बैंक के पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो आपका जितना भी पैसा बैंक में रखा है उसका सिर्फ 5 लाख रुपए ही सिक्योर है। इसीलिए हमेशा हमें अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अलग अलग बैंक्स में एफडी रखें या 2-3 बैंक में सेविंग अकाउंट रखें। कभी भी एक बैंक के अंदर सारा पैसा नहीं रखना चाहिए। तो आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। फंड्स को डाइवर्सिफाई करके आप अपना बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं और उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोविजंस आए हैं ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप कोई भी ऐसा इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं जो कि आपको बैंक दे रहा है, पोस्ट ऑफिस दे रहा है या फिर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्थी। बाय बाय।